जोहार। धुमकुड़िया युवा के पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। टू द पॉइंट में हमारा आज का टॉपिक है पंचायती राज में छद्म प्रतिनिधित्व, या फिर कहें तो पंचायत पतियों की समस्या। तो पंचायती राज में छद्म प्रतिनिधित्व या पंचायत पतियों की समस्या, आज हम लोग टू द पॉइंट में इसी टॉपिक पर विचार करते हैं। ये आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, चाहे यूपीएससी हो, जेपीएससी या बीपीएससी, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए। तो आइए देखते हैं इसी को। इसको करने का भी कारण है क्योंकि सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पंचायती राज मंत्रालय को महिला प्रधानों का प्रतिनिधित्व उनके परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा किए जाने के मुद्दे की जांच के लिए एक सलाहकार समिति गठित करने का निर्देश दिया था। ये सितंबर 2023 में। लेकिन अभी हाल में फरवरी 2025 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ये जो समिति गठित की गई थी, इसकी रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट का टाइटल है ट्रांसफॉर्मिंग वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड रोल्स इन पंचायती राज सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस, एलिमिनेटिंग एफर्ट्स फॉर प्रॉक्सी पार्टिसिपेशन, रिकमेंडिंग एग्जम्पलरी पेनल्टीज। तो ये टाइटल के साथ में ये रिपोर्ट अभी 2025 में आ गई है, इसीलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसी को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में 1992 में 73 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संस्थागत बनाकर भारत के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। इसने ग्राम पंचायतों, ब्लॉक समितियों और जिला परिषदों में आर्टिकल 243D द्वारा महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया था, जिसको बाद में कई राज्यों ने बढ़ाकर 50% कर दिया। हालांकि कानूनी सशक्तिकरण के बावजूद प्रधान पति, जिसको प्रॉक्सी सरपंच के रूप में जाना जाता है, ये एक ऐसा प्रतिगामी प्रथा उभर कर आ गया है। अगर कहें तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, जहां निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के बजाय पुरुष रिश्तेदार, पति, पिता या भाई निर्णय लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं और महिलाओं के अधिकार पर ये पुरुषवादी सोच हावी हो गई है। तो समिति ने जो सुधार के लिए जो सुझाव दिए हैं, आइए पहले उसको देखते हैं, फिर समस्याओं को देखेंगे। तो समिति ने सुझाव दिया कठोर दंड का। वैसे ये नहीं कहा है कि ये शारीरिक है कि आर्थिक होगा। मजबूत नीतियों की बात की है। समिति ने कुछ पंचायत विषय समितियों में केरल शैली के लिंग विशिष्ट कोटा का सुझाव दिया है। इसने ये भी सिफारिश किया कि महिला पंचायत के जो नेता चुने जाते हैं, उनको सार्वजनिक शपथ दिलाया जाए, ताकि सभी को पता चले कि हाँ, महिला ही इसमें आगे आ रही हैं। महिला लोकपाल, महिला पंचायत नेताओं के संघ की नियुक्ति करना शामिल, ये भी सुझाव दिया गया है कि महिला लोकपाल क्या नियुक्ति किया जाए। पंचायत बैठकों में लिंग उत्तरदायी बजट को संस्थागत किया जाए। तकनीकी समाधान की बात की जाती है, ताकि AI द्वारा संचालित प्रश्न उत्तरी के माध्यम से महिला प्रतिनिधियों को सलाह दिया जाए। स्थानीय भाषाओं में उनको कानूनी मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। उनका प्रशिक्षण रियलिटी सिमुलेशन द्वारा दिया जाए। तो ये तकनीकी समाधान की भी सुझाव दिए गए हैं। जवाबदेही तंत्र का भी बात किया गया है, जिसमें हेल्पलाइन, निगरानी समितियां, प्रॉक्सी नेतृत्व की सूचना देने वाले को व्हिसल ब्लोअर पुरस्कार, इन सब की बात की गई है। आइए देखते हैं अब हम लोग वर्तमान स्थिति क्या है। तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की स्थिति लगभग 2.63 लाख पंचायत में 32.29 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 15.03 लाख महिलाएं हैं, करीब करीब 47%। यानी जितने देश में चुने हुए प्रतिनिधि हैं पंचायती राज में, उसमें 47% महिलाएं हैं। 243D अनुच्छेद संविधान का, इसके द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण अनिवार्य किया गया है, लेकिन इसको बढ़ाकर कई राज्यों ने 50% कर दिया गया है और अभी 21 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 50% आरक्षण है पंचायती राज संस्थाओं में। कुछ के नाम देख सकते हैं, बिहार, MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल में। अभी जो वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट आया है 2023 का, उसमें पहली बार महिलाओं की भागीदारी को संकेतक के रूप में शामिल किया गया है और वैश्विक स्तर पर 146 देशों में से केवल 18 देशों में स्थानीय शासन में महिलाओं का 40% से अधिक प्रतिनिधित्व है। 146 में सिर्फ 18 का, जिसमें 40% से अधिक प्रतिनिधित्व दिखता है।
भारत में अगर हम लोग बात करें तो निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या 44% से ज़्यादा है। और इस कारण में भारत इस वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2023 में महिला भागीदारी का संकेतक के रूप में, महिला भागीदारी की संकेतक के रूप में जो इंडेक्स बनाया गया है उसमें ये टॉप पर है। भारत फर्स्ट पे है, शीर्ष पर है, क्योंकि भारत में महिला प्रतिनिधियों की जो संख्या है ये टोटल पंचायती राज के जो प्रतिनिधि हैं उसका 44% है, अगर कहें तो ये 47% है। अब आते हैं पंचायती राज संस्थाओं का विनियमन। तो ये राज्य का विषय है, इसीलिए राज्य सरकारें पंचायती राज अधिनियम बनाती हैं और उसी के अनुसार पंचायती राज संस्थाएं काम करती है। ये संवैधानिक ढांचा है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की गई, जिसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 243D के द्वारा संविधान में पंचायती राज संस्थाओं में ST, SC और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए भी इसी में है। संविधान का अनुच्छेद 40 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात करता है और इसी निर्देशक सिद्धांत के तहत देश में राज्य के स्तर पर गाँव में ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है। अगर कहें तो राज्य के निदेशक सिद्धांत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है। पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम अर्थात पेशा 1996 में बनाया गया और ये अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और जनजातीय संस्कृति एवं आजीविका की रक्षा के लिए विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है। पेशा के बारे में अब आते हैं पंचायत पतियों के कारण होने वाले मुद्दे। तो सबसे पहले तो यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है, क्योंकि 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया हुआ है। अगर उसके शक्ति का उपभोग पति या भाई या दूसरे पुरुषों द्वारा किया जा रहा है तो यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। पुरुषवादी समाज का प्रभुत्व इससे कायम होता है। महिला स्वायत्तता एवं नेतृत्व में कमी आती है। धमकियों, हिंसा और सामाजिक दबाव झेलना पड़ता है महिलाओं को। इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि अगर महिला पंचायत प्रतिनिधि के रूप में चुनी जा रही हैं और पुरुष उसकी जगह पर काम कर रहे हैं तो पुरुष की जवाबदेही अंदर से उतनी नहीं रहती है मानसिक तौर पर। लिंग आधारित समस्याओं के समाधान में कमी देखी जाती है। लिंग भेद कम करने में ये रुकावट का काम करता है। सामाजिक समस्याओं को दूर करने में कमी होती है। तो ये पंचायत पतियों के कारण होने वाले मुद्दे हैं। अब आगे आते हैं, आखिर अगर इस पंचायत पतियों के मुद्दों को खत्म कर दिया जाए, अर्थात ये जो प्रॉक्सी नेतृत्व है ये समाप्त कर दिया जाए तो फिर क्या होगा? तो इससे लिंग सशक्तिकरण होगा, समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा, लोकतांत्रिक अखंडता कायम होगी, आर्थिक विकास में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी, महिलाओं और बच्चों के लिए नीति प्राथमिकता को बढ़ावा मिलेगा, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। तो ये इसके लाभ होंगे। अब चुनौतियां क्या है प्रॉक्सी नेतृत्व को समाप्त करने को लेकर? तो पहला है पितृसत्तात्मक मानसिकता, जो अभी भी समाज में है और महिलाओं को बहुत कम जगह दिया जाता है समाज में। कम साक्षरता और जागरूकता महिलाओं में। निर्णय लेने में समाज में और घरों में पुरुषवादी वर्चस्व। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव भी है इसका एक कारण, क्योंकि राजनीतिक स्तर पर राज्य सरकारें प्रशासनिक अमला को एक्टिव नहीं कर पाती है इस तरह के प्रॉक्सी शासन को खत्म करने के लिए। सीमित डिजिटल और वित्तीय स्वतंत्रता महिलाओं के पास में। जटिल दस्तावेजीकरण, जिसके कारण महिलाएं हिचकती हैं इस तरह के प्रशासनिक कार्यों में भाग लेने में। लिंग आधारित हिंसा और धमकी। कम पारिश्रमिक। मुखबिरी तंत्र का दुरुपयोग। तो कई बार महिला नेताओं पर झूठा आरोप लगाकर उनको साइड कर दिया जाता है, इसलिए भी पुरुष आगे आते हैं। तो ये आपके वैसे फैक्टर्स हैं जो प्रॉक्सी नेतृत्व को समाप्त करने में चुनौतियां हैं आज भी। अब देखते हैं आखिर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार और अन्य क्या पहल कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे संवैधानिक प्रावधान 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आरक्षण दिया गया है 1/3 पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को, जिसको कुछ राज्यों ने बढ़ाकर 50% भी कर दिया है। क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत या सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, इनके द्वारा में। डिजिटल साक्षरता पहल की भी शुरुआत की गई है। कई NGO भी हस्तक्षेप करते हैं, जैसे PRIA और UN वुमेन जैसी संगठन महिला सरपंचों के लिए प्रशिक्षण, मार्गदर्शन
और नेटवर्किंग सहायता प्रदान करते हैं। राज्य स्तरीय नवाचार भी शुरू किए गए हैं, जैसे केरल और राजस्थान में महिला नेताओं के लिए लिंग संवेदनशील नीतियों और सहायता प्रणालियां शुरू की गई हैं। प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व समिति का गठन किया गया था 2023 में, जिसकी रिपोर्ट अभी आ गई है 2025 में। अब देखते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। आगे कानूनी सुधार और संस्थागत सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया जा सकता है। क्षमता निर्माण और शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। महिलाओं में वित्तीय और प्रशासनिक सशक्तिकरण कायम किया जा सकता है। महिलाओं को और अधिक इसमें इनकम या आय के साधन देखे जा सकते हैं। राजनीतिक और सामुदायिक समर्थन दिया जा सकता है, तो ये काम हो सकते हैं। पंचायतों में छद्म नेतृत्व को समाप्त करना वास्तविक सशक्तिकरण और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण होगा, और इसको दूर करने की कोशिश सरकारों द्वारा लगातार अभी की जा रही है। धन्यवाद। अगली बार में टू द पॉइंट में हम लोग किसी और टॉपिक पे पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे।